हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने ब्रह्म राक्षस वर्सेस जिन सीरीज का एक और नया इंटरेस्टिंग एपिसोड लेकर। हमारे लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से वो जिन कन्हैया के सामने एक इल्यूजन क्रिएट करता है और फिर वो उससे उस पुरानी बस में बुलाता है मृगेश का रूप धर के। कन्हैया की उससे लड़ाई होती है, पुष्पेंद्राचार्य फिर से एक बार कन्हैया को बचाने आते हैं और इसके बाद वो घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते कहीं से मृगेश को जंगल के अंदर एक छुपे हुए कुएं से ढूंढ कर लाता है। बढ़ते हैं कहानी में आगे। कन्हैया मृगेश को घर लेकर आ गया था और वो उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा था। दोनों भाई घर के अंदर बैठ के बातें किया करते थे। घर का माहौल बड़ा अच्छा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर खुशियां वापस से लौट आई हैं। जब कुछ दिन गुजरे और मृगेश की हालत ठीक हो गई तो कन्हैया ने सोचा कि आज मैं पुष्पेंद्राचार्य से बात करता हूँ। वो एक जगह शांति से अपने घर के अंदर जाकर बैठा। उसने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया था कि अचानक से उसका ध्यान टूटा पूरे घर में मृगेश की चीख की गूंज से। वो दौड़कर सीधा मृगेश के कमरे में पहुंचा। वहां पर उसकी माँ और पिताजी पहले से मौजूद थे। उसने अंदर जाकर पूछा कि क्या हुआ। मृगेश घबराते हुए बोला, भैया भैया अभी कमरे के कोने पे कोई खड़ा हुआ था, एक परछाई जिसकी हरी हरी आंखें चमक रही थी। वो बहुत डरावना था भैया, और वो मुझसे कह रहा था कि तू कब तक मुझसे बचेगा भैया, वो मुझे मार देगा भैया। और ये बोलते बोलते मृगेश पूरा पसीने पसीने हो गया था। वो बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। कन्हैया उसके पास गया, उसने संभाला और कहा कि तू घबरा मत मृगेश, तुझे कोई ना कोई भ्रम हुआ है। देख हम सब तेरे पास ही तो है, कोई परछाई यहाँ पर नहीं है। थोड़ी देर में उसने मृगेश को शांत किया, लेकिन मन ही मन कन्हैया जानता था कि मृगेश को कोई भ्रम नहीं हुआ है। जो कुछ उसने देखा है वो सच है। वो जिन अभी भी यहीं कहीं घूम रहा है और उसने मृगेश का पीछा अभी तक छोड़ा नहीं है। खैर वो रात कन्हैया मृगेश के पास में ही रहा। रात को जब वो सोया तो उसे एक सपना आया और सपने में उसे पुष्पेंद्र आचार्य दिखे। उन्होंने उससे कहा, तो ठीक तो है ना बेटा, जिस दिन से मृगेश मिला उसके बाद से ना तो तू मेरे पास में आया और ना ही तूने मुझसे बात करने की कोई कोशिश की। कन्हैया ने कहा, नहीं पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। मृगेश अभी बहुत घबराया हुआ है। उस जिन ने उसे एक अंधेरे कुएं में बंद कर रखा था और उसकी वजह से उसका जो मेंटल ट्रॉमा है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है, इसलिए मुझे उसका ध्यान रखना पड़ रहा है और इसी कारणवश मैं आपसे भी संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। पुष्पेंद्र आचार्य ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखो और अगर कोई भी बात हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। तभी कन्हैया कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मृगेश के ऊपर अब भी उस जिन्न की नजर है, क्योंकि आज ही मृगेश को उसकी परछाई दिखाई दी है। तो पुष्पेंद्राचार्य बोलते हैं, मैंने भी उसे ढूंढने का प्रयत्न किया बेटा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पर छुप गया है या उसने ऐसा कोई जाल बुन लिया है कि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो ये अकेला नहीं कर रहा है, कोई और भी है जो उसकी सहायता कर रहा है। तुम सतर्क रहना बेटा और जितना शीघ्र हो पाए उतना शीघ्र तुम मुझसे मिलने आओ। जी पिताजी, कन्हैया ने कहा और उसके बाद उसका वो सपना खत्म हो गया। अगली दोपहर कन्हैया वापस से अपने कमरे में जाकर बैठा। उसने मंत्रोच्चार करके भी ध्यान लगाया था कि खड़ाक से उसका दरवाजा खुला और बाहर मृगेश हांफता हुआ खड़ा था और वो कन्हैया से बोलता है, भैया भैया खिड़की के बाहर वही था, वो हरी आंखों वाला, वो मुझे देख रहा था और बहुत बुरी तरह से हंस रहा था। कन्हैया दौड़ के मृगेश के साथ गया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर बस खाली सड़क और धूप थी और तभी एक पेड़ के पास उसे एक परछाई से हिलती हुई दिखाई दी। टेढ़ी हल्के से हरेपन के साथ की आकृति, लेकिन जैसे उसने पलक झपकाई सब कुछ एकदम से गायब हो गया, जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं। कहना जब उसे दोबारा चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की तो मृगेश बोला, देखा ना भैया, तुमने भी देखा ना, वो वहां पर था। भैया मुझे लग रहा है ये अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। मृगेश पूरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उसे बार बार वो जिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। कन्हैया ने फिर से मृगेश से कहा, तू घबरा मत, जब तक मैं यहाँ हूं तुझे कोई छू भी नहीं सकता है, तू चिंता मत कर। फिर मृगेश शांत हुआ। दिन भर मृगेश डरा डरा सा ही रहा। शाम को सब लोगों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद सब लोग सोने चले गए। कन्हैया और मृगेश एक ही कमरे में सोए हुए थे। रात को अचानक से कन्हैया की आंख खुलती है और वो भी पुष्पेंद्र आचार्य की आवाज से। उसके कानों में उनकी आवाज गूंजती है, तुम्हारे घर में कुछ ठीक नहीं है, जल्दी उठो। ऐसा लग रहा था कि उसके कान के
पास आकर पुष्पेंद्र आचार्य बोलकर गए हैं। इस आवाज से कन्हैया उठता और उठकर देखता है तो देखता है कि मृगेश अपने बिस्तर पर नहीं है। वो मृगेश को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। वो पूरे घर के अंदर मृगेश को ढूंढता है, लेकिन मृगेश पूरे घर में कहीं पर भी नहीं था। वो बाहर आकर देखता है तो घर का जो मेन दरवाजा था वो खुला हुआ था। उसको देखकर उसे लगता है कि मृगेश इतने रात को बाहर कहाँ गया है। वो बाहर निकलकर देखता है तो घर के दोनों तरफ की सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था। वो बिना अपने माँ बाप को बताए मृगेश को ढूंढने निकल पड़ता है। अब मृगेश किधर गया ये उसे भी नहीं पता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए उसने ध्यान लगाया ताकि वो दूर की आवाजों को भी सुन पाए। और तभी उसे मृगेश की हल्की सी आवाज सुनाई आई। जैसे उसे वो आवाज सुनाई आई वो उसी तरफ दौड़ पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद कन्हैया ने जो देखा वो देखता ही रह गया। मृगेश एक बड़े से पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाली के ऊपर खड़ा हुआ था और वो वहां पर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे बस अभी के अभी कूदने वाला हो। उसे इस हालत में देखकर कन्हैया ने जोर से आवाज लगाई, मृगेश। उसकी आवाज सुनकर मृगेश कन्हैया की तरफ देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल ग्रीन हरे रंग की चमक रही थी और उसने कन्हैया की आंखों में देखा और मुस्कुराया। और मुस्कुराने के बाद वो सीधा उस पीपल के पेड़ से नीचे कूद गया। ये देख के कन्हैया बहुत तेज चीखा और उस तरफ दौड़ पड़ा। कन्हैया के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा जहां पे मृगेश कूदा था, वहां पर कोई भी नहीं था, कोई नामो निशान नहीं। वो कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने वापस से ऊपर देखा तो मृगेश फिर से वहीं उसी डाली के ऊपर खड़ा था। उसकी हरी आंखें अब भी चमक रही थी और वो कन्हैया को देखकर मुस्कुरा रहा था। और कन्हैया के देखते देखते अचानक से वो मृगेश एक हरे धुएं के अंदर बदल गया और सीधा कन्हैया के घर की तरफ उड़ चला। ये देखकर कन्हैया फिर से अपने घर की तरफ दौड़ा और हांफते हांफते अपने घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचकर उसने अंदर कमरे में जाकर देखा तो मृगेश अपने पलंग के ऊपर सोया हुआ था। कन्हैया ने फटाफट से मृगेश को जगाया और जब मृगेश जागा उसने कन्हैया की हालत देखी तो उसे बोलता है कि भैया तुम्हारी ये हालत, तुम कहाँ जाकर आए हो? उसे लग रहा तुम कोई बहुत लंबी दौड़ लगा कर आए हो। कन्हैया मृगेश से पूछता है कि तू कहाँ गया था? तो मृगेश कहता है मैं कहाँ गया था, मैं तो यहीं पर सो रहा था। अगर तू यहाँ पर सो रहा था तो उस पेड़ पर कौन था? पेड़ पर? कौन से पेड़ पर? इतना बोलकर मृगेश ने थोड़ा चुप रहा और बोला, ओ अब मैं समझा भैया, तुम भी मेरी तरह उस जिन के जाल में फंस गए हो। जैसे वो मुझे परेशान कर रहा था वो अब तुम्हें भी परेशान कर रहा है। अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा कि वाकई में मैं नाटक नहीं कर रहा था। इसके बाद कन्हैया थोड़ा सांस लेते हुए बोलता है, तो ठीक है ना? मृगेश बोलता है, मैं भैया बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप आराम करो, आप एक काम करो, यहीं पर लेट जाओ मेरे पास, मेरे बेड पर। वो कन्हैया को अपने पास अपने बेड पर लिटा लेता है और आज मृगेश कन्हैया का ध्यान रखता है। ये सब होने के बाद कन्हैया ने अपनी आंखें बंद की और उसी टाइम उसने ध्यान लगाना शुरू किया ताकि वो पुष्पेंद्र आचार्य से बात कर पाए। और जैसे ही वो अपने ध्यान में थोड़ा सा डीप गया उसे अपनी आंखों के सामने फिर से वही जिन्न दिखाई दिया। वो जिन्न उसके ध्यान में आकर कन्हैया से बोलता है, कहाँ जा रहे हो बरखुद्दार? उस ब्रह्म राक्षस के पास जाने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं तुम दोनों के बीच की दीवार हूं, ना वो तुझसे जुड़ पाएगा ना तू उससे, जब तक मैं यहां पर हूं। और आज जो तूने देखा वो सच भी हो सकता है। अपने खानदान को बचा, क्योंकि उन्हें बचाने पुष्पेंद्र आचार्य नहीं आएगा। और ये कहकर वो जन जोर जोर से हंसने लगा। ये सुनते ही पुष्पेंद्र की एकदम से आंख खुल गई और उसका ध्यान पूरा टूट गया। वो बुरी तरह परेशान हो गया और अब उसे समझ में आ गया था कि ध्यान के द्वारा वो पुष्पेंद्र आचार्य संपर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने मन ही मन ही डिसाइड किया कि कल सुबह वो सीधा बरगद के पेड़ जाएगा पुष्पेंद्र आचार्य से मिलने। सुबह उठते ही कन्हैया निकल पड़ा पुष्पेंद्र आचार्य से मिलने, लेकिन उसे क्या पता था कि एक बहुत बड़ी अनहोनी उसका इंतजार कर रही है। वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि तभी उसके पास मृगेश का फोन आया। मृगेश का फोन देखते उसने फोन उठाया और उधर से उस मृगेश की आवाज आती है, भैया माँ छत से गिर गई है, जल्दी आओ। ये बात सुनते ही कन्हैया के होश उड़ जाते हैं और वो वहीं से वापस अपने घर के लिए घूम जाता है। वो घर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि माँ छत पर कपड़े सुखा रही थी और वो अचानक से गिर गई और गिरने की वजह से उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उनके सिर में करीबन 10 टांके आए हैं और अभी
वो बेहोश हैं। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कैसे गिरी। मृगेश भी उस टाइम पर घर पर ही था। करीबन 4 घंटे के बाद कन्हैया की माँ को होश आता है और उसके थोड़ी देर बाद कन्हैया अपनी माँ के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो गिरी कैसे। उन्होंने बताया कि वो छत पर कपड़े सुखा रही थी और कपड़े सुखाकर वो जैसे ही घूमी तो एकदम से ऐसा लगा कि उन्होंने किसी ने धक्का दिया है और उसकी वजह से वो छत से गिर पड़ी। लेकिन बेटा, उन्होंने बताया कि जब मैं नीचे गिर रही थी तो मुझे छत के ऊपर एक हरी सी परछाई खड़ी हुई दिखाई दी जो देखने में बहुत डरावनी थी। उसकी माँ की ये बात सुनकर कन्हैया बिल्कुल सन्न रह गया। उसने मृगेश की तरफ देखा और मृगेश भी उसकी तरफ वैसी आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था। उसके बाद कन्हैया ने अपनी माँ को संभाला और कहा, तुम घबराओ मत माँ, ये सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं है। तुम्हें भी आराम की जरूरत है। इसके बाद दोनों भाई अपनी माँ के कैबिन से बाहर निकलते हैं और बाहर आते ही मृगेश कन्हैया से पूछता है कि ये सब क्या है भैया? कौन है ये हरी परछाई और हमसे क्या चाहती है? पहले मैं और अब माँ, ये सब क्या चल रहा है भैया? कोई तो ऐसी बात है जो आपने मुझसे छुपाई हुई है। इसके बाद कन्हैया मृगेश को सारी बात बताता है कि कैसे वो कॉलेज में आरती से मिला, कैसे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया था, और कैसे एक ब्रह्म राक्षस ने आकर उसे बचाया और उसके बाद वो ब्रह्म राक्षस अब उसके गुरु बन चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर मृगेश दंग रह गया, लेकिन उसने बोला, लेकिन भैया उसका इस हरी परछाई से क्या लेना देना है? तो कन्हैया बोलता है, ये तो मैं भी सोच रहा हूं कि आखिर ये हरी परछाई कहां से आई है और ये क्या चाहती है। लेकिन तू चिंता मत कर मृगेश, हमारे परिवार का ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके 1-2 दिन के बाद इनकी मदर को भी छुट्टी मिल जाती है क्योंकि अब उनको बस हाथ पे फ्रैक्चर था तो रिकवर होना अपने आप से होना था। और जब वो घर लौटी उसके 1-2 दिन के बाद शाम के टाइम की बात है, मृगेश अपने बाथरूम में नहाने घुसा और जैसे ही नहाने घुसा एकदम से उसकी चीख की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कन्हैया और उसके पिताजी दौड़कर उसके बाथरूम के पास पहुंचे तो कांपते हुए मृगेश वहां से बाहर निकला और बाहर निकलते हुए बोलता है, भैया आईना, आईने में वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। उसकी गर्दन टेढ़ी, चेहरा जला हुआ और उसकी हरी हरी आंखें चमक रही थी। भैया, उसकी बात सुनकर कन्हैया सीधा उसके बाथरूम में पहुंचा और उसे देखा तो बाथरूम का जो मिरर था उसके अंदर एक हरी सी धुंध जमी हुई थी और उसके ऊपर जैसे किसी नाखून से 3 ऐसे खींचकर निशान कर दिए हो ऐसे थे। और फिर एकदम से कन्हैया की आंखों के सामने सामने वो सब कुछ गायब हो गया और वो आईना बिल्कुल साफ हो गया। उसे देखकर कन्हैया अब ये समझ चुका था कि मृगेश जो भी कुछ देख रहा है वो उसका भ्रम नहीं है, जिन अब उसके परिवार से खेल रहा है। रात को खाना वाना खाने के बाद कन्हैया अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था और वो बैठा बैठा सोच रहा था, ये जिन अब मृगेश को निशाना बना रहा है, ये मृगेश की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। मुझे अब कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने भाई मृगेश को इस जिन से बचा के रखना होगा। अगले दिन सुबह उठते ही कन्हैया ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज पुष्पेंद्र आचार्य से मिलने जरूर जाएगा। दिन में करीबन 4 बजे के आसपास बिना किसी को कुछ बोले वो पुष्पेंद्र आचार्य से मिलने निकल पड़ता उस बरगद के पेड़ की तरफ। उसके घर से वो बरगद का पेड़ अच्छी खासी डिस्टेंस पर था और करीबन 6 बजे के आसपास वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है और उसके नीचे जाकर बैठ जाता है। वहां वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र उच्चारण करता है और थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने बरगद के पेड़ से निकलकर पुष्पेंद्र आचार्य आ जाते हैं मुस्कुराते हुए और उससे कहते हैं, आ गया बेटा। कन्हैया के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो पुष्पेंद्र आचार्य को सारी बात बताता है कि कैसे उसे कन्हैया मिला, वो उसे घर पर लेकर आया, लेकिन जब से मृगेश घर पर आया है वो जिन मृगेश को परेशान कर रहा है। उसने उसकी माँ के ऊपर भी हमला किया है लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। कन्हैया की ये बात सुनकर पुष्पेंद्र आचार्य थोड़ी देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने बरगद के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उस पत्ते के ऊपर उन्होंने अपने हाथ से एक यंत्र बनाया और उसे कन्हैया की हथेली में थमा दिया और उससे कहा, ये अपने भाई की कलाई पर बांध देना, ये रक्षा कवच है, इसे लाल कपड़े में बांधना और मृगेश के दाहिने हाथ की कलाई पर बांध देना। अगर उसके ऊपर कोई पारलौकिक शक्ति बैठी हुई है
तो या तो वो शक्ति भाग जाएगी या फिर उसी क्षण ये धारणकर्ता को तोड़ देगी। उनकी बात सुनकर कन्हैया बोलता है, धारणकर्ता को तोड़ देगी मतलब अगर मृगेश के शरीर के भीतर वो जिन बैठा है, या तो वो भाग जाएगा या फिर मृगेश टूटेगा। इसमें खतरा तो है बेटा, लेकिन निर्णय तेरा है। उस यंत्र को देखते हुए कन्हैया थोड़ी देर सोचता है कि अगर वाकई में वो जिन मृगेश के शरीर में है तो धीरे धीरे करके वो उसे वैसे भी खा जाएगा। मुझे ये जोखिम उठाना पड़ेगा। वो उस यंत्र को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। उसके बाद वो पुष्पेंद्र आचार्य से थोड़ी देर और बातचीत करता है। उनसे विदा लेकर वो अपने घर पर पहुंचता है उसी रक्षा कवच के साथ। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि मृगेश घर के बरामदे में बैठा हुआ है। कन्हैया घर में जाता है। अंदर जाकर वो एक लाल कपड़ा लेकर आता है और उस यंत्र को उस लाल कपड़े में बांधता है और उसके बाद मृगेश के पास जाकर बोलता है, ला तेरा हाथ आगे बढ़ा, ये रक्षा कवच है, ये तेरी हर बुरी शक्ति से रक्षा करेगा। उसकी ये बात सुनकर मृगेश एकदम से हिचकिचाया और एक बनावटी सी हंसी हंसते हुए बोला, अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, ये कवच वच की जरूरत मुझे नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये सब ना तुम ही अपने पास रखो। उसका ये बिहेवियर देखकर कन्हैया की आंखें थोड़ी सी संकुचित हुई। उसे मृगेश के अंदर एक हलचल दिखाई दी। कन्हैया ने बोला, अगर तू ठीक है तो फिर डर कैसा। मृगेश की नजरें इधर उधर भागने लगी और वो हिचकिचाते हुए बोला, अरे नहीं भैया, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारी चीजें सूट नहीं करेगी। और उसने इतना ही बोला था कि कन्हैया ने एकदम से मृगेश का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बहुत दिन से देख रहा हूं तेरा बिहेवियर बदल गया है, आज सारा शक खत्म कर देता हूं। और जबरदस्ती उसने मृगेश का हाथ पकड़कर वो यंत्र उसकी स्किन से टच करवा दिया। और जैसे वो यंत्र उसके स्किन से टच हुआ, एकदम से मृगेश के मुंह से निकली चीख। उसके हाथ से एक हरा धुआं फूटा, आंगन की टाइलें थरथरा उठी और फिर मृगेश का चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा और कुछ ही पलों के अंदर कन्हैया के सामने खड़ा हुआ था वो जिन। लंबा टेढ़ा शरीर, हरी जलती आंखें, आसपास चारों तरफ हरे धुएं की लकीरें। उसे देखकर कन्हैया 2 कदम पीछे हट गया, घबराते और बोलता, तू तो ये सारे टाइम तू ही था। आज कन्हैया की आंखों के सामने से पर्दा हटा था। वो इतने दिनों से जिसको अपना भाई समझ के संभाल रहा था, वो कोई और नहीं, वो जिन था जो उसी के भाई का रूप लेकर उसी के साथ उसी के घर में रह रहा था। जिन ने ठहाका लगाया और बोला, हाँ ब्रह्म राक्षस के पुत्र, जिस भाई को तू रोज बचाता रहा वो तो कहीं और मेरी कैद में है। उसके चेहरे में छिपकर मैं तेरे घर में सांस लेता रहा, तेरी मां से आशीर्वाद लेता रहा और तेरे साथ हंसता खेलता रहा, और तू कुछ भी समझ नहीं पाया। जिन की आवाज में जहर था। लेकिन अब जब तुझे पता लग ही गया है तो चल, तुझे भी तेरे भाई के पास ले चलता हूं। और यह कहकर जिन ने कन्हैया के ऊपर अपने हरे धुएं की लहर से हमला किया। और जैसे उसने अपने हरे धुएं की लहर भेजी, कन्हैया तक पहुंचते पहुंचते वो हरा धुआं तो बड़े काले पंजों के अंदर बदल चुका था। लेकिन जैसे ही वो पंजे कन्हैया के गले तक पहुंचने वाले थे, अचानक से आंगन में से बरगद की जड़ें फूटी और वहां से निकले पुष्पेंद्र आचार्य। आंखों में ज्वाला और शरीर पर अग्नि की आभा, और उनकी आवाज गूंजी, मुझे पहले ही संदेह था ये मृगेश नहीं हो सकता। अच्छा हुआ तूने यंत्र का प्रयोग किया। जिन पीछे हटा, लेकिन उसकी हंसी नहीं रुकी। वो बोला, ब्रह्म राक्षस, तेरा भी समय आएगा, पर आज नहीं। मैंने भैरवनाथ से वादा किया है कि उसकी इजाजत के बिना मैं तुमसे सीधा नहीं लड़ूंगा। उसने हाथ घुमाया और हरा धुआं हवा में फैल गया और जाते जाते उसकी आंखें कन्हैया की आंखों में मिलती और वो उससे कहता है, याद रख, तेरा भाई अब भी मेरी गिरफ्त में है, उसे कैसे बच जाएगा। और ये कहते उसकी आंखें गायब होती है और एक ही क्षण में वो हरा धुआं वहां से गायब हो जाता है। कन्हैया घबराते हुए जमीन के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, अगर ये जिन था तो मेरा भाई असली मृगेश कहाँ है। उसकी बात सुनकर पुष्पेंद्र आचार्य के कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है बेटा, इन्होंने ऐसा जाल बुन रखा है कि मुझे देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन अभी अभी मैंने उसके मुंह से एक नाम सुना, भैरवनाथ। उसके बाद पुष्पेंद्र आचार्य ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और वापस से अपनी आंखें खोलते हुए कन्हैया से बोलते हैं, मैंने तुझसे कहा था ना, ये जिन अकेला नहीं खेल रहा है, इसका साथ दे रहा है एक तांत्रिक जिसका नाम है भैरवनाथ।
और ये किसी और ने नहीं, आरती के पिता ने तेरे पीछे लगाया हुआ है। एक और चीज ध्यान रख, वो कहकर गया है कि वो मुझसे सीधा नहीं लड़ेगा। इसका मतलब इनकी योजना अभी भी बाकी है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा बेटा। कन्हैया की नजर उस जले हुए यंत्र पर पड़ती है। उस यंत्र को उठाता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती थी। वो पुष्पेंद्र आचार्य तरफ देखता और बोलता है, इसका मतलब अगली लड़ाई मेरे भाई को वापस लाने के लिए होगी। उधर रात के अंधेरे में जंगल के टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच में एक झोपड़ी के अंदर भैरवनाथ बैठा हुआ था। लाल रेखाओं से बने मंडल के बीच में भैरवनाथ बैठा था और उसके सामने एक हांडी रखी थी जिससे गहरा काला धुआं उठ रहा था, जिसकी अंदर बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। भैरवनाथ अपनी तीखी आवाज के अंदर मंत्रों का जाप कर रहा था और तभी हांडी से उस उठते हुए काले धुएं में हलचल होती है और उसमें से दो हरी आंखें चमकती है। उसमें से जिन का चेहरा उभरता है और वो जिन बड़े ही बुझे सी स्वर के अंदर भैरवनाथ से बोलता है, अब क्यों बुलाया मुझे तांत्रिक? 2 बार से तेरी योजना उल्टी पड़ गई है। अब क्या चाहता है? जिन की ये बात सुनकर भैरवनाथ की आंखों में चमक आती है। वो मुस्कुराता है और जिन से कहता है, नया नहीं, अंतिम। मैंने उस ब्रह्म राक्षस को कैद करने का तरीका ढूंढ लिया है। जिन शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखता और पूछता है, कैसे? उसके बाद भैरवनाथ जवाब देता है, उसकी सारी शक्ति अब उस लड़के कन्हैया से बंध चुकी है। अगर हम किसी तरह से उनको भ्रम में डालकर उसकी सारी शक्ति उस लड़के के अंदर उतार दें तो मैं उसे एक यंत्र से बांध दूंगा और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों हमारी मुट्ठी में होंगे। जिनकी आंखें चौड़ी हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, इसका मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म? भैरवनाथ कहता है, हाँ, लेकिन हमें एक भ्रम का जाल बुनना होगा। जिन कहता है, मैं सुन रहा हूं। उसके बाद बीच में पानी से भरे प्याले के अंदर भैरवनाथ फिर से जिन को दिखाता है, देखो, वो दोनों इसके भाई को ढूंढ रहे हैं। अब हमें वो जाल बिछाना होगा जिसमें ये दोनों पूरी तरह फंस जाए। क्या तुम तैयार हो? जिन कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद भैरवनाथ उठा और झोपड़ी के कोने में बने एक सीक्रेट तहखाने की तरफ चल पड़ा और उसके पीछे पीछे वो जिन भी। नीचे पहुंचकर वो जिन से कहता है, ये रहा हमारा हथियार, अब इसे ठीक से काम में लेना है। सामने मृगेश पड़ा हुआ था एक चक्र के बीच में। भैरवनाथ कहता है, अब इसे आजाद करने का समय आ गया है। तुम जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करो, लेकिन मुझे पुष्पेंद्र आचार्य की ऊर्जा उस लड़के के शरीर में चाहिए। और इसके बाद खेल शुरू हुआ, भ्रम का खेल। जिन ने भैरवनाथ की आंखों में देखा, वो मुस्कुराया। मृगेश के चारों तरफ भैरवनाथ ने एक ऐसा मंडल, एक ऐसा यंत्र बना दिया था कि कोई भी शक्ति उसे ढूंढ नहीं सकती थी। भैरवनाथ ने उस मंडल को मिटाया और उसके बाद जिन मृगेश को लेकर वहां से निकल पड़ा। क्या होगा अब जिन और भैरवनाथ का अगला खेल? क्या कन्हैया अपने भाई मृगेश को ढूंढ पाएगा? मृगेश कन्हैया को जिंदा मिल भी पाएगा या फिर नहीं? क्या वाकई में भैरवनाथ कन्हैया और पुष्पेंद्र आचार्य दोनों को कैद कर लेगा? ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड हमारा मेगा एपिसोड होने वाला है जहां पर हम इस सीरीज को एंड करने वाले हैं। अब वो एपिसोड चाहे 20 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का, चाहे 1 घंटे का, चाहे 2 घंटे का, अगला आने वाला एपिसोड हमारा लास्ट एपिसोड होगा और हम इस सीरीज को वहीं पर एंड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।